वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे ईद का शो जो है वो जारी है और हम अपने गेस्ट जो है उनसे वहीं से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। मरवत साहब और डॉक्टर नवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब, आपने कहा आपने पीटीआई को अपना सब कुछ दे दिया, अपनी जिंदगी दे दी। मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये कि क्योंकि पहले हम उससे बात कर रहे थे, आपका जो पहले टाइम जुडिशरी में गुजरा एज अ जज, ज्यादा क्या एंजॉय किया, बीइंग अ जज या फिर सियासत? मेरा ख्याल है कि हर वक्त में एक अलग फीलिंग होती है। उस वक्त शायद जब मैं मुलाजिमत में था वो अपने उम्र के लिहाज से मैंने एंजॉय किया, लेकिन जो चीज़ मुझे जुडिशरी में मिली वो शायद किसी और शोबे में नहीं मिल सकती थी। खुद एतमादी मिली, कानून से आगाही मिली और मुझे ये इल्म हुआ कि कौन कहाँ पे खड़ा है, किसका कितना इख्तियार है। उससे ज़्यादा कोई इख्तियार से कोई जो है तजावुज़ करेगा तब मैंने नहीं मानना है। ये मेरा एक ईमान का हिस्सा बन चुका है, मेरे बिलीफ का। और यूँ इस चीज़ ने बड़ा मुझे रासिखुल अकीदा और पुख्ता अज़म बनाया हुआ है। बहरहाल फिर तो जुडिशरी से ऐसे, बल्कि याद आया सामने बैठे हैं जुडिशरी से, जब मैंने इस्तीफ़ा दिया ना तो दो लोगों को एतमाद में लिया था। एक खलासरा साहब को, ये सामने बैठे हुए हैं। और क्यों इस्तीफा दिया? इफ्तिखार चौधरी उस जमाने में चीफ जस्टिस था, वो मेरे पीछे पड़ गया और वो जनाब अली उसने फिर मुझे, मैं यहाँ पे डायरेक्टर जनरल था, इन्होंने मुझे रिपेट्रिएट कर दिया, वापस अदलिया में भिजवाया जुडिशरी में। तो इसके बाद जो है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके पीछे पड़ा हो तो क्या आपकी औकात हो सकती है फर्दर ग्रोथ की। तो मैंने एक लंबा इस्तीफा लिखा और वो शाये भी हुआ, मीडिया पे भी आया। मैंने उसमें रिज़ाइन दे दिया कि मैंने नहीं करनी है जॉब। लेकिन मज़े की बात यह है कि फिर इफ्तिखार चौधरी को जो है ना मैंने छोड़ा नहीं। इसने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ली थी, सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा था, रिटायर होने के बाद भी 30-30 कमांडो लिए हुए थे, वो सब मैंने चैलेंज कर दिए। और फिर जनाब 42 लाख का पेट्रोल डकार गया था। तो ये फिर अदालतों से वो सारी चीज़ें जो है। नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता कि आपको उनका ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब का, कि अगर वो आपको ये ना करते तो आज आप 21 में होते मैक्सिमम या 20 में होते, यहीं किसी और महकमे में बैठे होते। और इतने तो बड़े बड़े वजीर जो इस वक्त जिनको आगे लगा हुआ है, हुकूमतों को, इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को, मीडिया, सब कुछ, तो आपको तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। समटाइम बल्कि ईद का मौका है, केक लेके थैंक यू का उनको कुछ फूल लेके भेजने चाहिए उनको भी और क्लासा साहब को भी। आपने उस वक्त अगर मेरी ये बात मान ली थी कि आप इसको क्विट करें, छोड़ दें, तो आप ये बात भी मान लें हजूर, उनको एक थैंक यू का भेजें उनको। मेरा ख्याल है थैंक यू बनती है, मेरा ख्याल। मैं आपको बताऊं ना, पहले हम कहा, देखिए मैं सियासत तो हम करते थे, अब काम नहीं कहा। पंजाब में कोई बंदा पकड़ा गया, कोई ज्यादती का, उस दिन एक मेरे हल्के का एक मरवत पकड़ा गया, किसी पुलिस के एक DIG रैंक के रीडर ने उसे 40 लाख रुपए दिया है। अब अगर SHO लेता है तो जिम्मेदारी SHO की, लेकिन जब किसी का रीडर लेगा तो इसका मतलब है कि उसी DIG ने लिए। तो मैंने उन DIG साहब का नंबर जो है मालूम करके उनको कॉल कर दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि हजरत आपके रीडर ने लिए हैं, कोई आपने लिए, मेहरबानी करें इनको पैसे वापस करें। तो वो बुरा मान गया, उसने कहा नहीं आप मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। मैंने कहा जी इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन जिस शख्स ने मुझे रिंग किया है उसको मैं जानता हूँ, और अगर आपने 1 घंटे में नहीं दिया तो 1 घंटे के बाद जो है ना फिर मैं उसको उसकी खबर पे मीडिया में आपके खिलाफ बयान दूंगा कि आपने 40 लाख डकार लिए हैं। आधे घंटे बाद मरवत की कॉल आ गई कि बहुत शुक्रिया, चाय भी पिलाई और पैसे भी दे दिए। अच्छा, ये मैं आप यकीन करें ना, एक ठेकेदार आया मेरे पास, मुझे वोट भी दिया था उसने। उन्होंने कहा जी कि फलां इदारे में मुझसे कमीशन की मद में इन्होंने लेने थे कोई 1 करोड़ 73 लाख रुपए, अब मुझसे 4 करोड़ मांग रहे हैं। तो आप अगर उस इदारे के सरबराह से बात करें कि मुझसे उतनी ले जितनी कमीशन बनती है। तो फ़ोन पे तो ऐसी बातें सरबराहान सुनते नहीं है। मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जब मैं मिलने के लिए चला गया, वो सरबराह साहब जो हैं आए हुए थे, उसने मुझे वसूल किया। अच्छा, वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो सरबराह खुद ईमानदार था। अच्छा, उसको इल्म नहीं था कि इसके नीचे जो हैं क्या। अभी की बात इसी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के बाद मैंने बनने के बाद की बात है। ओके, अच्छा।
तो मैं इसलिए वो आपको वसूल करने बह रहे हैं। अच्छा, तो मैं जब उनके पास बैठा ना तो उसने चाय वगैरह मंगवाई। अभी हम बात कर रहे थे कि वो ठेकेदार मुझे कह रहे हैं कि सर वो मेरा काम हो गया, अब इसको अपना कहें। मैंने कहा किस तरह हो गया, अभी तो मैंने मुंह नहीं खोला। कहते हैं वो जिन लोगों ने रोका हुआ था उन्होंने आपको देख लिया है, तो उन्होंने अब मुझे बता दिया है कि जी आपका काम हो गया। मैंने कहा अब आया हूँ तो बात तो करूंगा। और ये बात के तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आपका अमला इतना पैसे कमीशन की मद में अब डबल या ट्रिपल मांग रहे हैं। वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, सबको लाइन हाजिर किया, वो आ गए। मुख्तसरन ये कि जब निकले ना वो 1,73 भी उड़ गए थे जो उन्होंने लेने थे। ऐसे वाकयात, वेरी इंटरेस्टिंग वाकयात जो हैं वो सियासत में भी और उसमें भी इस तरह के वाकयात बहुत ही ज्यादा। यानी कि एक हमारे एक अफसर थे, तो नाम इसलिए नहीं लूंगा कि नहीं अच्छा नहीं लगता। ठीक बात है, वो एक अफसर थे इसके लिए। तो एक अफसर ने जो है अंत मचाई हुई थी। अंत तो कई अफसरों ने मचाई हुई है। नहीं वो बात आप एक पे रुक गए हैं सर। नहीं उसकी बात कर रहा हूँ बिलखसूस की। तो उसने अंत भी मचाई हुई थी, बदमाशी भी करता था, पैसे भी लेता था, लोगों को जलील भी करता था, कोई बड़ा ही गिरा हुआ इंसान था। तो एक आदमी जो था उन्होंने कहा कि ये इसने मुझसे ये इतने पैसे लिए हैं 75 लाख रुपए, और ये इतने और मांग रहा है, और अभी तक काम करने की कोई उम्मीद नहीं है मेरी। वैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 75 लाख, 1.5 करोड़, 4 करोड़ की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई 75,000 हो, कोई 7500 हो। मतलब रेट इतने बढ़ गए हैं, खुदा की कसम अरबों तक की करप्शन के मैं दस्ताने बता सकता हूं। रेट बढ़ गया, ये तो लोग 75 लाख तो अभी पीनट्स ही है यार। 75 लाख क्या है और 5 करोड़ क्या है। तो वो जो 75 लाख लिए थे ना हजरत ने, और साथ में बदतमीज भी था और साथ में बड़ा दबंग भी था, तो मैंने उसने मुझे जो है ना व्हाट्सएप में दिखाया कि जो पैसे उसने 75 लाख इसके किसी अकाउंट में भेजे थे ना, वो स्क्रीनशॉट इन हजरत को भी भेजा हुआ था। तो दैट वाज अ सफिशिएंट प्रूफ। और आगे से उसकी फिर कन्वर्सेशन भी थी, तो एक्नॉलेज किया था। तो मैंने उन साहब को कहा कि जी आप जो हैं ये या इसको रकम वापस करें और या जो काम आपने करना था वो कर दें। तो उसने कहा जी ये तो बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है। मैंने कहा इल्ज़ाम छोड़ो, ये मेरे व्हाट्सएप में पड़े हुए हैं जो पैसे आपको मिले हैं, जो स्क्रीनशॉट हैं, आप इसको 75 लाख दें। फिर उसको बात समझ नहीं आई, उसका ख्याल था कि शायद भूल जाएगा। तो चंद दिनों के बाद एक ऑफिशियल मीटिंग थी और उस मीटिंग में मैं भी था। तो वो हजरत भी, मैंने उसका चेहरा मुलाहिजा किया। स्टैंडिंग कमेटी का इजलास था। हाँ, तो उस मीटिंग में मैंने फिर उन सब के सामने वजीर और ये अफसरान और सेक्रेटरीज ये सारे बैठे हुए थे, तो मैंने वो कच्चा चट्टा खोल दिया उधर ही। मैंने कहा इतने लिए हैं और ये हैं और ये, और आगे से मैंने मिनिस्टर ने मुझे कहा जी कि मुझे 1 दिन दे, और 1 दिन के बाद जो है वो अफसर अपनी कुर्सी पर भी नहीं था। और चले वजीर का बड़ा उसका बड़ा पाना या वजीर की नाराजगी है कि भाई सब इतने बड़े बड़े हाथ मार रहे हो, हमें पता ही नहीं है, हमें एतमाद में भी नहीं ले रहे। ये चीज़ें भी तो हम देखते हैं ना सर जी, यहाँ पे इसमें होती हैं। मेरा ख्याल आते हैं बड़ी सारी स्टोरीज हैं। डॉक्टर साहब पे आते हैं क्रिकेट पे ज़रा सर, ये चैंपियन ट्रॉफी में क्या हुआ? आप तो मेरा ख्याल पिछले 1-2 सालों से प्रेडिक्शन कर रहे थे कि ये डिजास्टर होगी, हुई। आपकी जबान भी माशाल्लाह काली है वैसे। नहीं सर, दिमाग काली है, ये तेज है। और चैंपियंस ट्रॉफी के आफ्टर शॉक्स जो है वो हम अब तक देख रहे हैं, अब जब टीम न्यूजीलैंड में है तो देखें जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ ना, वो एक्चुअली होना था। और शायद वो अच्छा इस सेंस में हुआ कि अब आंखें खुलने का वक्त आ गया। और आपको मैंने तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ, और अभी आप जो न्यूजीलैंड में भी देख रहे थे कि आप जो मर्जी कर लें, यंगस्टर्स को आप जाके ये कह सकते हैं, इंटेंट एक हिस्सा है कि जी आपने मारधार करनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, बट एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए स्किल चाहिए। और स्किल के लिए आपको वो टूल्स चाहिए जो बाकी टीमें इस्तेमाल कर रही हैं। अगर इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इवन साउथ अफ्रीका, वो प्रोसेस ड्रिवन क्रिकेट खेल रहे हैं। वो उनके पास जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट HR है, उनके पास ऐसा हेड कोच नहीं है जिसको जाने वाला
गोरा कोच कहता है कि वो ही वाज कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस एट माय बैक, और वो अच्छा फिर आपने नीजक रिएक्शंस करते हैं। आपने जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनाई थी वो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई सेंसिबल और कोई मेंटली जो है अलर्ट आदमी वो टीम बना सकता था। तो जब आप टीम का कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं रखेंगे तो इंडिविजुअल प्लेयर्स क्या कर लेंगे। अभी आपने क्या किया, आप यू विल बी शॉक्ड टू नो कि आपने न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस करनी थी और आपने जो T20 है उसमें आप शादाब खान को एज कैप्टन लेके आ रहे थे, जिसके पिछले 14 T20 इंटरनेशनल्स में 4 में उन्होंने बॉलिंग नहीं की हुई, 10 में उनकी टोटल जो है वो 5 या 3 विकेटें थी, 3 विकेटें थी और लास्ट 5 में कोई विकेट नहीं थी, और आप उनको एज कप्तान ला रहे थे। वो कहीं टीम सोशल मीडिया पे आउट हुई तो पैनिक हो गया, जर्नलिस्ट ने जब पूछना शुरू किया तो उन्होंने सलमान अली आगा को छुट्टी के दिन 7:30 बजे बुलाया और चेयरमैन से मिलवाया। अब सलमान अली आगा इज ए फैंटास्टिक टेस्ट मैच क्रिकेटर, अ ब्रिलियंट वनडे प्लेयर, बट T20 में वो टोटल इररेलेवेंट है और वो तबाह कर देगा आपकी टीम, बिकॉज या तो वो इवॉल्व हो, वो इवॉल्व कैसे होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में इवॉल्व होगा, तो दैट इज आयरॉनिक। तो उसमें आपने उसको कप्तान बना दिया जिसने 6 T20 में 10 की एवरेज थी और 32 हाईएस्ट था और 79 का स्ट्राइक रेट था। तो एक तरफ आप कहते हैं हमने मॉडर्न क्रिकेट में बाबर आजम को निकाला है जिसका 138 का स्ट्राइक रेट है, कप्तान आप बना रहे हैं जिसका 75 या 79 का स्ट्राइक रेट है। उसका इवन T20 लोकल क्रिकेट में भी जो स्ट्राइक रेट है दैट इज हार्डली 116 और 115, सो ही इज नॉट मेंट फॉर T20 क्रिकेट, ही इज नॉट मेंट फॉर T20। और फिर आपने उस पे कप्तान भी बना दिया। अब आपने कप्तान बना दिया, अब शादाब जो है उसको आपने सेलेक्ट किया, किस परफॉर्मेंस पे किया। अगर आपने इस कॉन्टेम्पलेशन में किया कि जी वो बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है और वो परफॉर्म कर लेगा, गन फील्डर है, ब्रिलियंट बैट्समैन है, तो वो अभी तो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर बाबर को आपने और रिजवान को क्यों निकाला T20 से, फिर आकिब जावेद वैसे क्यों निकाला इनको, इस पे आते बड़ा अहम सवाल है, इन्हें क्यों निकाला उन दोनों? सर वो अब फेवरेट्स नहीं है क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट के, पहले थे वो पहले फेवरेट्स थे जब उन्होंने स्टैंड लिया था ना अगेंस्ट सरोगेट कंपनीज, और जो कि उन्होंने बैन करवाई थी सरोगेट। उसके बाद तो खेलते रहे, वो तो पुरानी बात है, 3-4 साल हो गए। कुछ शहर के लोग भी जालिम संग को सन्नू मरंदा शौक भी सी पे परफॉर्म भी उस तरह नहीं किया, एंड दे प्रोवाइडेड दैट अपना स्पेस। और दूसरा आपको मैं ये बता दूं, जो आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस इज नॉट ओनली कि आप स्किल पे जाके करते हैं, आपको ऑफ द फील्ड ट्रीट कैसे किया जा रहा है, कितना आप, अब जो बाबर का तो अभी साल नहीं हुआ है ना जी जब आपने उसको फोर्स करके कप्तानी से हटा दिया, एंड आई पर्सनली फील जब वो दोबारा कप्तान बना दैट वाज हिज मिस्टेक। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि आपके पास कुछ सिस्टम नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न, और आप सिस्टम बनाना भी नहीं चाहते। और अनफॉर्चुनेटली क्लासर भाई विल बी शॉक्ड कि जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है वो होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होल्डर है। अच्छा, तो वो होटल मैनेजमेंट उसकी क्वालिफिकेशन है, और वो हॉर्स रेसिंग जो उसकी कमेंट्री करते थे, अब वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट लाइटर नो, वो कहते हैं लेट्स बी ए डेविल्स एडवोकेट। मेरे पास भी जर्नलिज्म की कोई डिग्री नहीं है सर, लेट मी एडमिट ऑन स्क्रीन। ठीक है, मेरे पास, मैंने पढ़ा तो आपने यूके से? नहीं, वो मैंने बहुत बाद में सर, मैं 2006-07 में मैंने मास्टर्स किया वहाँ से, लेकिन जब जर्नलिज्म में मैं आया था, डान में जॉब हुई, तो मैं उस वक्त इंग्लिश लिटरेचर, वो एक खातून जो है आप पे बड़ी मेहरबान थी उधर जब यूके में थे, मेरे ख्याल में कुरान से ताल्लुक था उनका। सर वो जवानी में आप क्या चाहते हैं कि मैं घर न जाऊं? शुड आई गो होम? नहीं, वो मुझे ये भी इल्म है कि घर में आपके कागजात जो है ना साफ नहीं है इब्तिदा से। ये जो आपने बात की है ना, क्योंकि मैं भाभी का भी वकील रहा हूँ, ये हमारे घर के, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैं और बात कह रहा हूँ सर, आप नहीं, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे आए ना, मैं उस पे आ रहा हूँ। आप सीधा लग गए थे एडिटर? नहीं, मैं आप पे लग गया हूँ सर, मैं आप पे सवाल करने वाला हूँ। अब आपका भी इसी तरीके का है सर, बेसिकली यू आर डॉक्टर, लेकिन आपसे बेहतर क्रिकेट का कोई एक्सपर्ट नहीं है। जरूरी है कि एक फील्ड का बंदा जो है, जैसे इन्हें देख लें, जज थे सरकार से आए, मतलब इस वक्त ही इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पर्सन। ये जरूरी इसलिए कि ये मुमकिन है कि उन्होंने होटल मैनेजमेंट करते हुए भी वो ये काम नहीं कर रहे थे ना। एक और चीज, अब सीधा आप एडिटर नहीं लगे थे, मैं सीधा शौक भी नहीं रहा, मैं सीधा जो है वो MD-PT भी नहीं लगा था। सो फैक्ट है कि मुझे याद है कि मैंने और सैयद तलत हुसैन ने, हम कैमरा एंगल सीखते होते थे। सो हम स्टूडियो में उनके बाहर बैठे होते थे, ऑफिस के प्रोड्यूसर्स के बाहर बेंच पे। सो हमारा जो
है वो हैंड्स ऑन स्ट्रगल तो था ना, सो हम चलते रहे। मेरा मकसद इनको गुस्सा दिलाना था जो मैंने दिलाया। सो नाउ 28 इयर्स 28 साल हो गए कि आप एक चीज के साथ एसोसिएटेड हैं। फिर आप, मैंने भी तो टीयर सिस्टम किया ना, मैंने एशियन क्रिकेट काउंसिल में काम किया एज ए मैनेजर कोऑर्डिनेशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम किया। आपको अगर आपको और हैरान करूं कि मीडिया जो डिपार्टमेंट था वो मैंने बनाया था पीसीबी का। सो आई वाज द फर्स्ट एवर क्रिकेट एनालिस्ट जो गया था सॉफ्टवेयर बना के विद द पाकिस्तान टीम। तो आपकी बात मैं मानता हूं कि हम लोगों के पास भी डिग्री नहीं थी, बट अब सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई है। अभी आप जो बात करते हैं, आप और मैं शायद अब क्रिकेट बोर्ड में जाके उसका काम नहीं कर सकते। अब स्टेट ऑफ द आर्ट कट फॉर रोल प्रोफेशनल्स की जगह आ गई है, क्योंकि देखें बायोमैकेनिक्स में मेरा तो मास्टर्स है। वैसे जब से क्रिकेट बोर्ड में ये प्रोफेशनल आने शुरू हुए और प्रोफेशनल आए नहीं कुट पढ़नी शुरू हुई, प्रोफेशनल आए नहीं। इससे पहले जब लोग थे डॉक्टर जफर ताब साहब जैसे थे, हसी वैसन साहब जैसे थे, बरकी साहब थे, कारदार साहब थे, लंबी लिस्ट है जो इनके चेयरमैन सेक्रेटरी थे बोर्ड्स के या इसके चीफ। एक तो वो मैन ऑफ पेडिग्री थे और वो बड़े यहाँ से जबरदस्त होते थे, उनको स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करना। उन्हीं के दौर में वर्ल्ड कप जीते हुए सर। लेकिन अब सर वो बाकी जो इंटरनेशनल टीम्स है ना, तब वो भी नेचुरल क्रिकेट खेलती थी, फ्लेयर और फ्ले बॉयज। अब वो साइंटिफिक खेलती हैं, डाटा ड्रिवन खेलती हैं। और अब मैं आपको वही कहने लगा था कि अब बायोमैकेनिक्स जो है वही बायोमैकेनिक्स को समझेगा ना, तो अब कोच जो है वो डायरेक्ट कोचिंग नहीं कर सकता, उसको बायोमैकेनिक्स के साथ प्लेयर को कोच पे भी सवाल करने हैं। आकिब जावेद साहब पे भी है, और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि टाइम जो है वो चेंज हो गया है और अब एक्सपर्टीज की तरफ जो है वो लोग जा रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मजीद इनसे क्रिकेट के सवाल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नौमान से, और हमारा जो ईद स्पेशल ट्रांसमिशन है जो वो जारी है, लेकिन क्रिकेट पे बात किए बगैर हम कैसे रह सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमने चेंजेस की, टीम में हमने चेंजेस की, शफल्स की। अभी आप बात कर रहे थे सलमान को जो है वो हमने कैप्टन लगा दिया, शादाब वाइस कैप्टन हो गए, बाबर और रिजवान जो है वो आउट हो गए। इससे एक चेंज जिसका मेरे ख्याल से लोग ज्यादा इंतजार कर रहे थे वो थे कि कोच क्या बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। वो पहले भी इंटरिम कोच लग कर आए, फिर उसके बाद जो उन्होंने अब जो वो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें भी वो कह रहे हैं कि मैं इंटरिम कोच ही हूं। एक तो ये समझाएगा ये इंटरिम कोच का क्या मतलब है, क्या ये दिस इज अनफॉर्चुनेट। हुआ ये था कि जिस वक्त बोर्ड चेंज हुआ ना, तो मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडमैन को सैक कर के गया था वो बोर्ड पिछला, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। सो जब नए चेयरमैन आए तो दे वर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत लकी थी कि दुनिया के जो दो बेस्ट कोच अवेलेबल थे, जिनमें एक जेसन गैलिस्बी था और जिसमें एक गैरी कर्स्टन था, वो अगेन मैं जो बात करता हूँ वर्ड यूज़ करता हूँ, प्रोसेस ड्रिवन, साइंटिफिक ओरिएंटेड, फुल मेरिट पे। बेहतर आप लोग जानते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर उससे वो टसमस नहीं होते, सिस्टम्स पे चलते हैं, मेरिट पे चलते हैं। तो वो आपने रख तो लिए। अच्छा, मजे की बात है इसी बोर्ड ने उनको बुलाया था, बहुत जबरदस्त वेलकम दिया था, ढोल धमक्के के साथ वो आए थे। और फिर आपने देखा कि यार वो तो हमसे जो क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, यही जो होटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स टाइप लोग उधर होते हैं, उन्होंने कहा यार ये हमारी तो प्रधानी खत्म हो रही है, और वो ये अंडर द टेबल जो हमने लड़का खिलाना है, जो फ़ोन कॉल पे खिलाना है, वो फिर ये जो हमने प्रोसेस को करना है, तो ये कैसे होगा। तो उन्होंने तो ना करनी शुरू कर दी, तो अब हमने उनको हटाना था। सो एज इट गोज कि आकिब जावेद जो हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी करंट चेयरमैन के साथ एक लोकल टूर्नामेंट के दौरान फैसलाबाद में। तो आकिब वैसे तो बड़ा savvy है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस है उसका कोचिंग में भी, और उसने आईसीसी के लिए भी काम किया हुआ है दुबई में, एंड वो फिर एक फ्रेंचाइज के साथ भी चला रहा था। सो ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इन्होंने हेड करने आना था, जो उसकी बेसिकली अब एक्सपर्टीज बनती है। कोचिंग से ज्यादा वो इसमें अब ज्यादा बनता है, क्योंकि उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया उस फ्रेंचाइज के साथ काम करते हुए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो वो आए, लेकिन अब वो जो बाकी लोग थे जिनके सेल्फ इंटरेस्ट थे, अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट सवाए क्रिकेट बोर्ड वालों के बाकी सारे लोग चलाते हैं जिनका क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक नहीं है। ये आपके वेस्टेड इंटरेस्ट इतने हैं, अंडर द टेबल करप्शन इतनी है, आपके बिजनेस इंटरेस्ट इतने हो गए हैं। सो दैट वाज द रीजन कि आकिब को फिर इन्होंने कहा कि यार तुम जो सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर, तो ये सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर बन गए। एंड इवेंचुअली जब वो और बहुत तंग आ गए गैरी कर्स्टन और जेसन गैलिस्बी से कि यार ये तो हमारी दाल नहीं गलने दे रहे, तो उन्होंने किया उनको बाहर करने के लिए। सो आकिब वाज इन द फ्रेमवर्क, उसको लेके आ गया। बात काट जो बयान दिया है उन्होंने गैलिस्बी ने कि बड़ा सख्त उन्होंने कमेंट किया है उस पे आकिब जावेद पे कि जनाब अब आप बड़े अच्छे क्लाउन कहा है, वो जोकर कहा है उनको। तो मतलब हाउ डू यू सी दैट, इसका मतलब वो बड़े नाराज होके गए हैं। जिस वक्त मेरिट का एक आदमी जिसको आप डिस्ट्रस्ट
उसका आपने उसका ट्रस्ट तोड़ के आपने उसको निकाला, उसको एनिलिएट किया, ह्यूमिलिएट किया, तो आगे से रिएक्ट तो करेगा। अच्छा, क्रिकेट तो ऐसे रहेगी क्योंकि मेडिकल डॉक्टर भी और आपकी स्पेशलिटी जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो डायबिटीज में भी है। हाँ जी। तो पाकिस्तान में बड़े इंतहाई पैमाने पे नॉइड से मतलब नंबर 1 है जी, नंबर 1 31%। इस पे भी थोड़ा सा एक चलो आपको फायदा उठा लेते हैं कि हाउ इट गोज, ये क्या हो रहा है। 31% है आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डायबिटिक पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। 31% से ये ग्रो कर रही है। दो मतलब कि 25 करोड़ में 31% जो है वो अब डायबिटिक हैं। और ये आप सोच लें ज़हन में, जो आप हैरान होंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में 51% अनडायग्नोज्ड हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही रेट है जो अनडायग्नोज्ड हैं। सो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वन मस्ट नो कि दुनिया में इस वक्त डायबिटिक जो हैं 2021 में 537 मिलियन थे और 2022 में 800 मिलियन थे। इतनी जल्दी वो इतना डायबिटीज डायग्नोज कराना शुरू किया लोगों ने, थोड़ा डायग्नोस्टिक्स भी आगे, अवेयरनेस भी आगे, फिर डायबिटीज चेंज हुई। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको और हैरान करेगी कि एशिया में 60% पॉपुलेशन डायबिटिक है, जिसमें से आधी जो है वो इंडिया और चाइना में है। सो यू कैन वेल इमेजिन कि हमारे इस साइड पे क्या हालात हैं, या एमिरेट्स वगैरह में, मस्कत वगैरह में, ओमान, यहाँ पे रेट ऑफ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फिर एक और चीज़ है जो आज पाकिस्तान को जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये साउथ वेस्ट एशिया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस 92% पॉपुलेशन में है। अच्छा। यानी हम 4 बैठे हैं तो हम में से 3 में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि यू आर ऑलमोस्ट अ डायबिटिक। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ आ गई है आजकल, डायबेसिटी जिसको कहते हैं, कि डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी। तो पहले जिसका BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर होता था उसको मोटा कहते थे आप, और ओबेसिटी अब एक डिजीज है। पहले तो उसको होता था ना कि कॉजेज या एक्सेसरबेट करती है डिजीज को, अब नाउ इट इज कैटेगराइज्ड एज ए डिजीज। हमारे माशरे में एक होती थी जिसको हेडोनिक ईटिंग कहते हैं, फॉर प्लेजर ईटिंग। तो हम कैलोरीज काउंट नहीं करते, फिर जो हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी, बोटी, प्रोटीन, उसको हम तेल में डालते हैं, पॉलीसैचुरेटेड फैट, और फिर हम मिला के जब खाते हैं तो पूरी मतलब तबाही करते हैं। बट ये ओबेसिटी, सॉरी टू कट यू, ये वेस्टर्न सोसाइटी में ज्यादा इसको नहीं संगीन बीमारी समझा जाता है। वेस्टर्न सोसाइटी में इंसुलिन रेजिस्टेंस उतना नहीं है जितना हमारा है। अच्छा। तो हमारे लिए किलिंग हो जाता है ओबीस होना और साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। तो अब उन्होंने क्या किया, 30 खत्म कर दिया। हम लोगों के लिए साउथ वेस्ट एशिया में जो है इसमें वो कर दिया उन्होंने 27.5 BMI से ऊपर अगर होगा। अच्छा। तो आप, अच्छा, अब पहले तो हम कहते थे कि मोटापा, अब हम कहते हैं मोटापा नहीं भाई, यू आर ए डायबिटिक, प्री डायबिटीज है आपको, चाहे आपकी शुगर्स हाई हैं या नहीं है, बट अगर आपका BMI 27.5 से ऊपर चला गया तो भाईजान आप तैयारी कर लें। सो ये चीज़ है कि 27.5 से BMI अगर ज़्यादा हो और 2 बीमारियां साथ हों, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, तो आपको अब वो कहते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी कराओ वेट लॉस के लिए। इसी तरह वो कहते हैं BMI अगर 30 हो जाए तो सर्जरी करवाओ। अब दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा, एक बहुत गलत रेजिस्टेंस है पॉपुलेशन में टीके नहीं लगाने, वो आखिरी इलाज है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि एनाबॉलिक हार्मोन है, जो आपका लबे के सेल्स बनाते हैं। तो वो अगर बनाना कम कर दें तो इट इज जस्ट लाइक गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ है तो आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, राइट। तो आप पहले इस ज़माने में इंसुलिन की कबाहतें बहुत होती थी क्योंकि वो जानवरों से लैब में बनती थी। अब जो इंसुलिन है वो एनालॉग इंसुलिन मीन्स कि ऑलमोस्ट उन्होंने उस हार्मोन को क्लोन कर लिया। अच्छा, तो दिस इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी। अच्छा, फिर एक और चीज़ आ गई कि फ्लक्चुएशन ऑफ शुगर जो है वो उतनी बुरी है जितनी कि अनकंट्रोल्ड शुगर बुरी है। तो फ्लक्चुएशन कोई भी अद्वियात नहीं कंट्रोल कर पाएंगी, तो आपको इंसुलिन जो है वो लेनी पड़ेगी। मतलब नेचर ने हमें पैदा तो कर दिया, 606 बीमारियां भी हमारे पीछे लगा दी हैं कि जरा इन्होंने फड़ो, इन्होंने सांस लान लेने दें। इलाज भी निकला है ना। ये अतौर रहमान साहब जो थे ना, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे। जब JUI में ताल्लुक था तो वो खाना तो माशाल्लाह बड़ा खाते थे, लेकिन हर 6 माह 1 माह साल बाद जो है जब वजन तो 30-35 किलो जो है वो सर्जरी में कटवा देते थे। खाना नहीं छोड़ना, फिर दोबारा बन जाता था, फिर कटवा देते थे। तो ये भी जो एक इलाज है, लेकिन सब वो रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हमें जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वैसे उससे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि ये भी आगे कुछ लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, उससे भी आपकी डायबिटीज खत्म हो जाती है। इज इट ट्रू? मैं बिल्कुल एक लिहाजा खत्म ना कहें आप, वो होता क्या है कि जो अर्ली डायबिटिक्स हैं तो उसमें मोटापा आपको बहुत सारा, जैसा मैंने आपको बताया, जितना मोटापा होगा उतना हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, उतनी आपकी जो अद्वियात ज़्यादा होंगी। तो
तो होता क्या है, जब आप बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं वो भी बहुत टाइप्स की है, 4 या 5 टाइप की है, हर एक में एक तरह की नहीं होगी। तो उसमें आपका 30 से 35 kg वजन कम हो जाता है। अच्छा। तो जब वजन कम हो जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली उस पर फर्क पड़ेगा, पॉजिटिवली कम होगा, और इस तरह जो डायबिटीज़ है वो डेफिनेटली कम होगी। बट ये कह देना कि डायबिटीज़ एलिमिनेट हो जाएगी या एरेडिकेट हो जाएगी इज रॉन्ग। बट येस, जब आप कम कर लेते हैं तो 2, 3, 4 साल यू मे नॉट नीड एनी डायबिटिक ट्रीटमेंट। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, वेट लॉस के साथ आप चल सकेंगे। अच्छा, मेरी एक समझ ये भी है, ये डायबिटीज़ को एलिमिनेट किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन जो ये वैक्सीन इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये शायद ये नहीं होने देंगे। और दूसरी बात ये भी है ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग मर रहे हैं, जंगों से नहीं मर रहे हैं, एक्सीडेंटों से नहीं, गोलियों से नहीं, जितने लोग ज्यादा तादाद में ये सब मिला के भी डायबिटीज के थ्रू जो मर रहे हैं या इसकी वजह से, वो डायबिटीज की तादाद फिर भी। लेकिन लोग कहते हैं, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, लोग कहते हैं कि डायबिटीज का बंदा ज्यादा लंबी उम्र पाता है, कोई इतनी एहतियात करता है खाने पीने में, लाइफस्टाइल चेंज करता है, वॉक करता है, जिम करता है, हर चीज नहीं खाना शुरू कर देता। मैं डायबिटिक हूँ। एहतियात कितनी करता है ये भी तो डिपेंड करता है। 2012 में डायबिटीज मेरी डिटेक्ट हुई, और 2012 से लेकर आज तक मीठा जो है मतलब उतना ही, यानी एक तो ऑप्शनल है, कई हफ्ते में एक दफ़ा खा लिया, चाय में चीनी या किसी चीज़ में चीनी गायब हो गई है। अब चीनी के अपने एक मुज़र असरात है। इसके अलावा जिम, वॉक, ये अब मेरी एक नेसेसिटी भी है, आदत भी है, और फिर जो ही थोड़ा सा आप वॉक कर लेते हैं ना, फिर आपकी तबीयत अशाश बशाश हो जाती है। बेसिकली डायबिटीज आपका एक ज़ाब्ता हयात बना लेती है। नहीं तो लेकिन फिर आपकी डायबिटीज कंट्रोल रही ना, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब? अच्छा, ट्रीटमेंट, लेकिन अगर मैं ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा ईद स्पेशल एपिसोड जारी है। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे। ये बताइएगा, जैसे कि क्लासा साहब ने भी कहा कि वॉक से या अपने लाइफस्टाइल से जो है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। जैसे मरवत साहब कह रहे थे कि शायद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इसको ऐसा बना दिया है कि ये कंट्रोल ही नहीं हो सकती, लेकिन कंट्रोल तो हमारे अपने हाथ में है। नहीं, बिल्कुल कंट्रोल हमारे हाथ में भी है, लेकिन ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें ट्रीटमेंट इंटेग्रल है। उसके साथ ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हेल्प करेंगी। ये कह देना है कि मेरी अगर शुगर 300 है और मैं सिर्फ वॉक और डाइट से उसको नीचे ले आऊंगा, दैट्स नॉट, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे तो हो सकता है। इनिशियल स्टेजेस पे भी, अब आपको भी मैं कहने लगा था, विद दिस हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस यू कांट टेक चांसेस कि आपकी डायबिटीज डायग्नोज होने से 5 साल पहले आपके माइक्रोवेस्कुलर डैमेज शुरू हो जाता है। अच्छा। ये जिनियाती बीमारी है। अभी इन्होंने बात की थी डायबिटीज के जो ये मोर्टेलिटी रेट, मैं आपको अभी शॉक कर सकता हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया में 2021 में 7,47,000 लोग जो हैं दे डाइड बिकॉज ऑफ डायबिटीज। सो ये बहुत एक कौन सा एज ग्रुप में आता है ज्यादा? ये सर टाइप 1 तो पैदाइशी तौर पे होगा क्योंकि वो तो, लेकिन वो कम होते हैं। लेकिन जो टाइप 2 है, आज से 10, 15, 20 साल पहले तक, स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ द थर्ड डेकेड, यानी कि 30 साल 39 साल की उम्र में और 40 साल के आगाज में होता था। बट अब इट हैज कम डाउन टू एज यंग एज 18, 20, 25 ईयर्स। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं बहुत सारे लोग कि ये टाइप 1 है, 2 है, या देखिए टाइप 1 में तो बिल्कुल ही इंसुलिन लबलबा बनाता ही नहीं ना, तो आप वो सेल्स ही नहीं होते, बीटा सेल्स ही नहीं होते, या होते हैं तो नॉन फंक्शनल होते हैं। इंसुलिन तो वो तो 3-4 साल 4 महीने का बच्चा भी जो उसकी शुगर 200 होगी, तो उसको तो आपको इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उसमें अद्वियात काम नहीं करती, उसमें आपको इंसुलिन ही से शुरू करना पड़ता है, बाहर पेनक्रियाज बनानी पड़ती है। बट जो टाइप 2 है, इससे पहले भी एक होती है, वो बहुत कम होती है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, वो आजकल कहीं घूमी गई है, वो टाइप 2 में चली गई है। सो टाइप 2 ये होती है कि जिनियाती तौर पे आप में वो था, फिर वेट, फिर आपकी लाइफस्टाइल, फिर हैबिट, डाइटरी हैबिट्स, आप खाते किस तरह थे, आप कितने ओवरवेट थे। मीठा जो इन्होंने बात की, स्वीट इज ए कर्स टू ह्यूमन काइंड। मीठा सबसे बड़ा ह्यूमन लाइफ के लिए एडवर्स तरीन चीज जो है वो मीठा है। इट इज मोर टॉक्सिक देन, वो प्लेजरेबल तो जरूर है, एनीथिंग दैट टेस्ट डिलिशियस एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वो फैट होती है। सो ये टाइप 2 जो है वो इस तरह शुरू होती है, फैमिलीज में होना, ओवरवेट होना, आपका डाइटरी इंडिस्क्रेशन होना, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स जो खाते
खाते हैं म्यारी कुलचे एंड ये जो चीज़ें हैं दे आर डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। सो उस वजह से तो जिन फैमिलीज़ में ये डायबिटीज़ है उनमें तो जो बच्चों को नहीं भी है उनको लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेना चाहिए। और एक और चीज़ है कि आपको अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक कराना चाहिए, आजकल आराम से हो जाता है, लैब टेस्ट में हो जाता है। सो वो आप होमो IR कहते हैं उसको फास्टिंग, और इससे इंसुलिन लेवल्स आप करवा लें। और दूसरा अब तो यहाँ तक हमें कहा जाता है कि अगर वो मोटापा है और फैमिली में डायबिटीज है और उसे अभी डायबिटीज नहीं हुई तो उससे इंसुलिन के सेंसिटाइजर शुरू कर दो, जैसे ये मेटफॉर्मिन वगैरह जो अद्वियात होती हैं उसको शुरू कर दो ताकि उसकी इंसुलिन सेंसिटाइजेशन हो। तो ये जेनेटिकली जरूर आता है जी, इवन अगर आप अपने लाइफस्टाइल आपने जो मर्जी कर लें वो ये है कि आप डिले कर सकते हैं। अच्छा, बट इट विल कम। फिर कुछ अद्वियात हैं जो एस्मेटिक्स होते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड डायबिटीज कर सकते हैं। कुछ साइकियाट्री की अद्वियात हैं जो कि डायबिटीज डायरेक्ट कॉज कर देती हैं। सो दीज फिर लबलबे की इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ये कॉज कर सकती है। इलाज आपने पूछा, ओरल मेडिसिन को अब जो है वो डिस्करेज किया जाता है। हालांकि 3 ऐसे ग्रुप्स आगे हुए हैं जो कि बहुत लाजमी हैं, जो आप ही की अपनी इंसुलिन जो लबलबा बना रहा है उसको सेंसिटाइज करते हैं और आपको बहुत फ़ायदा देते हैं, आपके गुर्दों को, आपके रिस्क कम करते हैं, कार्डियोवास्कुलर हार्ट के रिस्क को कम करते हैं, स्ट्रोक्स को कम करते हैं। तो वो अद्वियात तो ज़रूरी हैं। लेकिन अब एनालॉग इंसुलिन आ चुकी हैं जो कि ह्यूमन क्लोन कर ली गई हैं, यानी कि आपके जो अंदर हार्मोन नहीं बन रहा वो बाहर से आप ले लें। फिर कुछ अद्वियात आ गई हैं जो कि इंसुलिन नहीं है लेकिन इंजेक्शंस हैं जो कि आपके इंसुलिन को सेंसिटाइज करते हैं, आपकी भूख को कम करते हैं, आपके ये जो सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के जो इंसुलिन बनाते हैं उनको ज़्यादा उनका करते हैं, इंसुलिन को सिंथेसाइज ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ें अब आ चुकी हैं। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले हम 3 माह का एक टेस्ट करवाते थे, फास्टिंग या रैंडम शुगर देखते थे और देखते थे कि कंट्रोल है या नहीं है। अब जो है वो हमारी बात होती है कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के 24 घंटे आपको यहाँ पे पैच लगा होगा और आपको पता है कि शुगर कितनी है, फिर आप उसमें से निकालते हैं टाइम इन रेंज। वो दिन के 18 घंटे आपकी शुगर जो है वो 70 मिलीग्राम से 140 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन में गोरों में वो 170 तक हो सकती है, वाइट पॉपुलेशन में। सो दिस इज अगेन इंटेग्रल कि आप ट्रीट कैसे कर रहे हैं। और इंसुलिन में अगर आपको ज़रूरत है तो दैट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड कि आप एनालॉग इंसुलिन के साथ अपने आप को रखें। क्योंकि मकसद क्या है, डायबिटीज़ आपको हर्ट नहीं करेगी, लेकिन डायबिटीज़ जो पेचीदगियाँ पैदा करती है वो इरिवर्सिबल है, बनाई जा सकती है। रेटिनोपैथी, हार्ट के आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी आप डायलिसिस पे होंगे, नेफ्रोपैथी, पैर आपके कई कट जाते हैं जिसमें आपकी ये आ जाती है न्यूरोपैथीज आ जाती हैं, वेस्कुलोपैथीज। तो ये ज़रूरी है कि इसको सीरियसली लिया जाए और ये इसको कंसेंशसली, जैसा मरवत भाई ने कहा है कि ये जिम हो गया, रनिंग। अच्छा, जिम में भी हमारे यहाँ गाइड कोई नहीं करता। अब अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं वो शुगर को कोई इफेक्ट नहीं करेगी जब तक आप अपने लिम्स को नहीं हिलाएंगे, परेड नहीं करेंगे ताकि वो ग्लूकोज अपटेक हो, मसल को भूख लगेगी, इंसुलिन सेंसिटाइज करेगा तो वो ऊपर। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए क्या करना है और कैसे करना है। और एंड में इनकरेजिंग चीज़ ये है कि अगर आप अपनी शुगर्स कंट्रोल्ड रखेंगे, आप उतना ही जिंदा और उतनी क्वालिटी के साथ वही एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि एक नॉन डायबिटिक करता है। तो मरवत साहब, इसका मतलब आपकी फिटनेस का राज ये है कि आपको डायबिटीज़ है और आप उसको कंट्रोल करते रहते हैं, यही फिटनेस का राज है, उसी के लिए जिम जाते हैं। इस फिटनेस की दुआ भी किसी को नहीं दे सकते। तो ये हालांकि ईद का मौका है, उस पे जो है वो खाते पीते हैं लोग, लेकिन हम जो है वो बातचीत बिल्कुल दूसरी तरफ ही ले गए हैं। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी इंफॉर्मेटिव थी मेरा ख्याल। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने एक बात की बड़ी अच्छी, और फिर मैं सोच में पड़ गया क्योंकि कानून के पेशे से वाबस्ता हूँ। इन्होंने कहा ये जो स्वीट है ना ये कर्ज है। अब हम देखते हैं पाकिस्तानी जितने शौकीन है ना ये जलेबियों के, लड्डुओं के, और हर जगह पे और कुछ हो या ना हो बेकरी जरूर होती है, मिठाई की दुकान जरूर, हलवाई के हैं सर। मेरा ख्याल है कि हेल्थ रेगुलेशन भी दरकार है कि ये स्वीट जो है ना ये भी कुछ स्टैंडर्ड के तहत बननी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तानियों को शौक नहीं है, दुनिया भर में जो है लोगों का स्वीट टूथ होता है। और अब देखते हैं कि वैसे अगर रिलीजियस एविडेंस भी निकालेंगे और अगर आप तिब्बे नबी में चले जाएं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा
उससे इज्तनाब करते थे। वो कुछ पर्टिकुलर, जिसने इन्होंने कहा, पर्टिकुलर मोमेंट्स होती थी जहाँ पे वो हल्का मीठा इस्तेमाल करते। और तो अगर आप रिलीजियस इम्पैक्ट भी देखें तो वहाँ पे भी आपको नजर आएगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज, so what do we eat is actually destroying our newer generation। अमेरिका में 38 मिलियन डायबिटिक है। वो क्यों है? क्योंकि ये जंक फूड जब से आया है वो इसलिए। अच्छा, एक पत्ते की बात बता दूं जल्दी से। हम जो घरों में हांडियां पकाती हैं ना, और जो आप लोग और जो उसमें आप तेल डालते हैं और उसको ढांपते नहीं, तो वो जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है ना उस ऑयल में, वो HDL होता है, हाई डेंसिटी, वो एंटीऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ चले जाता है, पीछे कचरा रह जाता है। तो घर का खाना भी फास्ट फूड जितना वो हो जाता है, नुकसानदेह हो जाता है। सुन के तो मेरा दिल कर गौतम बुद्ध का कितना निवान करें, महीनों फाके करें, कुछ ना खाएं। फाके क्यों करें? वो भी ईद के मौके पे। आप सिलेक्टिव हो, डरा दिया नहीं, वीक में एक डिस्कशन जाएगा नहीं है। आदतें अगर बना ले, आपने चेंज कर, आदतें बना ले तो देखिए, मैं अब यकीन करें जिस चाय में चीनी होती है वो मेरे हल्क से उतर ही नहीं सकती। बड़ा एक हफ्ता अब खाना मैं नहीं खाने वाला। जो जनाब ने एक नक्शा खींचा है ना, मेरी भूख मर गई है। चले क्लासेस अब हम पूछेंगे आपसे। आपको मैं ये बताता हूँ, मेरे जेनेटिकली इंजीनियर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ तो उन्होंने ऑयल बंद कर दिया, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स और मीठा बंद कर दिया। शुरू में 5, 6 या 7 दिन अजीब सा लगा, अब तो देख के आपको लगता है कि यार ये क्या है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब फॉर ज्वाइनिंग। ईद मुबारक आप सबको, और खाएं पिएं लेकिन जरा ध्यान रखें कि क्या खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।